ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 48। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे अपना सामान पैक करके कांग युए और लिटिल आंट को अलविदा कहकर स्नो फीनिक्स पर बैठकर डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के लिए रवाना हो जाता है। अब आगे डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के लिए ट्रैवल करते वक्त युनचे शाओ सेक्ट भी जाता है, जिसे आता देख शाओ सेक्ट का मास्टर शाओ ज्वेटियन परेशान होने लगता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसके बेटे शाओ क्वांगयुन की वजह से ही युनचे को उसके सेक्ट से निकाला गया था। और शाओ क्वांगयुन ने युनचे की पहली वाइफ सिया किंगयू और उसकी लिटिल आंट पर भी गंदी नजर डाली थी। लेकिन युनचे ज्यादा कुछ नहीं करता, केवल शाओ क्वांगयुन के अंजर पंजर ढीले कर देता है, यानी वो 1 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। लेकिन इसके बदले युनचे शाओ ज्वेटियन से पैसे मांगता है। अब क्योंकि शाओ सेक्ट युनचे का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए शाओ ज्वेटियन मजबूरन युनचे के कहे मुताबिक पैसे दे देता है, जिसे लेके युनचे वहां से जाते हुए डिवाइन फीनिक्स एम्पायर की जर्नी दोबारा से कंटिन्यू करता है। अब बात करते हैं डिवाइन फीनिक्स सेक्ट की। यह सेक्ट प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सेक्ट था। हाँ, ओवरऑल स्ट्रेंथ में वो 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड से थोड़ा कम था, लेकिन साइज और स्केल की बात करें तो पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी सेक्ट उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ये ही एक ऐसा सेक्ट था जो 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स को ओपनली चैलेंज करने लायक था। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि वो सिर्फ एक सेक्ट नहीं था, बल्कि एक इंपीरियल फोर्स भी था। इसके 2 कोर बेसिस थे, एक फीनिक्स सिटी और दूसरा डिवाइन फीनिक्स इंपीरियल पैलेस, और इसके आउटर ब्रांचेस पूरे डिवाइन फीनिक्स नेशन में फैली हुई थी, यानी इस रीजन का असली ओवरलॉर्ड वही था। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के 7 नेशंस में डिवाइन फीनिक्स सेक्ट की फोर्स सबसे स्ट्रांग थी और उसका पॉलिटिकल पावर भी सबसे बड़ा था। दोनों चीजें एकदम ओवरवेलमिंग थी। बाकी के 6 नेशंस उसके सामने चुपके से ऑफरिंग्स भेजते थे, खासकर सबसे कमजोर नेशन ब्लू विंड नेशन। अब बात करते हैं डिवाइन फीनिक्स इंपीरियल पैलेस की। फंग हेंगकॉन्ग, यह नाम प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में हर किसी की जुबान पर था। उसका नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक डर और इज्जत दोनों जगह लेते थे, क्योंकि वो डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का सेक्ट मास्टर भी था और डिवाइन फीनिक्स एम्पायर का एम्परर भी। उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन बेमिसाल थी। उसके हाथों में पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की ताकत थी। डिवाइन फीनिक्स मेन हॉल में फंग हेंगकॉन्ग अपने हाथ पीछे बांधकर फीनिक्स टोटेम को घूर रहा था। उसकी नजर एकदम फोकस थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। फंग हेंगकॉन्ग की रोब फायर रेड थी, जिसमें हेवन स्कॉर्चिंग फीनिक्स बना था। वो इस साल 150 साल से ऊपर का था, लेकिन उसका चेहरा एकदम सफेद, जिसमें एक भी झुर्री नहीं थी। उसका रूप देखकर लगता था कि वो बस 40 साल का होगा। अगर वो चाहता तो अपनी कल्टीवेशन से 20 साल का लगता, लेकिन अपनी शान और बच्चों के बीच सीनियोरिटी का फर्क दिखाने के लिए उसने अपना मैच्योर लुक बनाया हुआ था। उसके 16 बच्चे थे, 15 बेटे और एक बेटी। उसका सबसे बड़ा बेटा फेंग सिमिंग 100 साल का हो चुका था और सबसे छोटी बेटी अभी सिर्फ 16 साल की हुई थी। और उसका 13वां बेटा था फेंग सिचेन, जिसे युनचे ने पीटा था। कुछ देर बाद फेंग हेंगकॉन्ग की आंखों में हल्का सा बदलाव आया। वो बिना मुड़े धीमी आवाज में बोलता है, मिंगर, क्या बात है? पता नहीं कब, लेकिन एक 30-35 साल का मिडिल एज्ड आदमी लाल रोब पहने उसके पीछे आ गया था। वो एकदम बिना आवाज के आया था और काफी देर से वहां खड़ा था, बिना डिस्टर्ब किए। जैसे ही फंग हेंगकॉन्ग ने बात की, वो तुरंत झुककर कहता है, मैं फादर को प्रणाम करता है, मैं यहां कुछ बातें बताने आया हूं। फंग हेंगकॉन्ग मुड़ता है। उसका चेहरा एकदम शांत था, बिना किसी इमोशन के वो उसे बताने को कहता है। फंग सिमिंग सिर झुकाकर कहता है, 2 इंपॉर्टेंट मामलों पर बात करनी थी। पहली बात यह है कि फादर, क्या आपको युनचे का नाम अभी भी याद है, जिसका जिक्र मैंने 2 साल पहले किया था? फंग हेंगकॉन्ग सोचकर कहता है, युनचे, तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जिसने ब्लू विंड नेशन के रैंकिंग टूर्नामेंट में फीनिक्स फ्लेम्स दिखाई थी? क्या वो 2 साल पहले मर नहीं गया था? फंग सिमिंग बताता है कि उस वक्त युनचे को ब्लू विंड नेशन के हेवनली सोर्ड विला में सील कर दिया गया था। सभी लोग समझ रहे थे कि वो जरूर मर गया होगा, लेकिन बाद में वो वापस जिंदा निकल आया। जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैंने 13th ब्रदर को खुद ब्लू विंड नेशन भेजा 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट का इनविटेशन कार्ड देने के बहाने, लेकिन असल मकसद यही था कि वो मामला सुलझा दे। और जब 13th ब्रदर ने युनचे को देखा तो उसने कंफर्म किया कि युनचे के पास हमारे सेक्ट का ब्लड लाइन है। उसकी फ्लेम बिल्कुल हमारे फीनिक्स फ्लेम जैसी ही है। फंग हेंगकॉन्ग का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से में कहता है, ऐसा भी हो सकता है? ब्लड लाइन हमारे सेक्ट का कोर है। हमारा पहला रूल ही यह है कि ब्लड लाइन सेक्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए। यह काम करने की हिम्मत किसके पास थी? जल्दी बताओ उस युनचे और उसके पेरेंट्स और रिलेटिव्स के बारे में। फंग सिमिंग कहता है, फादर,
युनचे के पेरेंट्स और रिलेटिव्स की जांच पड़ताल मैंने 2 साल पहले ही करवा ली थी, लेकिन मालूम पड़ा कि उसके माँ बाप उसके पैदा होने के बाद ही मर गए थे अपने दुश्मनों के हाथों। उसे पालने वाला एक आदमी था जिसका नाम श्याओ ली है, लेकिन वो युनचे से खून का रिश्ता नहीं रखता। और जब उसका असली ब्लड लाइन का राज सामने आया तो युनचे को उसके क्लैन ने निकाल दिया था। उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स शायद कब के मर चुके हैं, तभी तो उन्होंने अपने बेटे को 20 साल तक कभी नहीं देखा। लेकिन असली बात यह है कि 5 महीने पहले जब 13th ब्रदर ब्लू विंड नेशन गया था इस मामले को सुलझाने के लिए, तब एक एक्सीडेंट हो गया। फंग हेंगकोंग भौहें चढ़ाकर कहता है, एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? फंग सिमिंग का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो कहता है, 13th ब्रदर असल में चाहता था कि युनचे की ब्लड लाइन कंफर्म करने के बाद उसे तुरंत पकड़ ले, लेकिन सोचा नहीं था कि उसे रोक दिया जाएगा। आखिर में वो हारा हुआ लौट आया। फंग हेंगकोंग एकदम गुस्से में अपना हाथ झटक कर बोलता है, शर्मनाक! चेनर के पास फीनिक्स ब्लड लाइन है, उसकी टैलेंट बेहद जबरदस्त है और डिवाइन फीनिक्स नेशन में उसकी उम्र के लोगों में मुश्किल से कोई उसके बराबर होता। ऐसी छोटी, बेकार और कमजोर नेशन जैसे ब्लू विंड में तो वो कुछ भी कर सकता था। उसे रोकने की किसी में औकात ही नहीं थी। और ऊपर से उसका स्टेटस डिवाइन फीनिक्स प्रिंस और हमारा फेंग हेंगकोंग का बेटा। फिर भी किसके पास इतनी हिम्मत हुई उसे रोकने की? फंग सिमिंग तुरंत झुककर कहता है, फादर, अपना गुस्सा थोड़ा शांत करें। मैं भी कभी नहीं सोच सकता था ऐसा होगा। युनचे चाहे ब्लू विंड के यंग जनरेशन का नंबर 1 माना जाता है, लेकिन उसकी लेवल बस अर्थ प्रोफाउंड रेल्म तक है, जो कि एक मजाक से कम नहीं। 13th ब्रदर के लिए उसे पकड़ना तो धूल झाड़ने जैसा आसान होना चाहिए था। वो आगे बोलता है, लेकिन हुआ ये कि युनचे अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर ब्लू विंड एम्परर केंग वनहे का दामाद बन गया। जब 13th ब्रदर ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस पहुंचा, तभी उस वक्त युनचे और ब्लू विंड प्रिंसेस की शाही शादी हो रही थी। और शादी का मतलब था कि ब्लू विंड के हीरोज और एक्सपर्ट्स सब वहां मौजूद थे। ब्लू विंड में एक्सपर्ट्स वैसे तो कम हैं, लेकिन कुछ थ्रोन्स जरूर हैं। उस दिन वो थ्रोन्स और कुछ स्काई प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स सब वहां थे। जैसे ही 13th ब्रदर ने युनचे को पकड़ने की कोशिश की, एम्परर गुस्से में आ गया और उन्होंने तुरंत ऑर्डर दे दिया। फिर उन थ्रोन्स और स्काई प्रोफाउंड रियल्म एक्सपर्ट्स ने एक साथ अटैक कर दिया, जिसकी वजह से आखिर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फंग हेंगकोंग गुस्से से चिल्लाता है, इतनी छोटी सी ब्लू विंड नेशन की इतनी हिम्मत! वो मेरे बेटे पर एक साथ हमला करने की जुर्रत करते हैं। उन्हें यह हौसला कहां से आया? फंग सिमिंग सिर झुकाकर कहता है, फादर, मैं भी कल जब यह खबर सुनी तो बेहद गुस्से में था, लेकिन इसके लिए 13th ब्रदर को पूरी तरह से दोषी नहीं माना जा सकता। एक छोटी नेशन से हारना निश्चित ही एक बड़ी शर्म की बात है। इसलिए 13th ब्रदर में इतना हौसला नहीं था कि वो ये बात खुद किसी को बताए। ऊपर से आप 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट और प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क की तैयारी में व्यस्त थे, इसलिए 13th ब्रदर को लगा आपको परेशान करना ठीक नहीं होगा। इसी वजह से उसने ये मामला छुपाया रखा। ब्लू विंड की तरफ से भी ये सब एकदम दबा दिया गया ताकि बाहर एक भी अफवाह न पहुंचे। और एक और वजह भी थी कि 13th ब्रदर ने यह रिपोर्ट नहीं की। फंग हेंगकोंग चिल्लाता है, बोलो! फंग सिमिंग का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहता है, उस वक्त युनचे ने खुद कहा था कि वो ब्लू विंड नेशन की तरफ से इस बार के 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। इसलिए प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क की तैयारी के सामने एक छोटी सी ब्लू विंड के बच्चे जैसे लड़के की बात इतनी बड़ी नहीं थी। फंग हेंगकोंग गुस्से से बोलता है, वो अभी भी यहां आने की हिम्मत करता है। शायद उसे लगता है कि बच नहीं सकता, इसलिए अपनी जान देने आएगा। हम पहले थोड़ा हिचकिचाते थे, लेकिन अब लगता है कि ब्लू विंड नेशन का अस्तित्व रहने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो गुस्से में पूछता है, दूसरा मामला क्या है? फेंग सिमिंग भारी चेहरे के साथ कहता है, दूसरा मामला 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट से जुड़ा है। पिछले 2 दिन में मुझे चारों ग्रेट सीक्रेट ग्राउंड से खबर मिली है। रैंकिंग टूर्नामेंट के दिन सभी सीक्रेट ग्राउंड्स अपने लोग भेज रहे हैं ताकि बैटलफील्ड देख सकें। फेंग हेंगकोंग गुस्से में कहता है, पिछले टूर्नामेंट्स में तो कम से कम एक सीक्रेट ग्राउंड के लोग आते थे, लेकिन अब जब से प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क आया है, एक भी सीक्रेट ग्राउंड पीछे नहीं हट रहा। कहते हैं कि वो बस देखने आ रहे हैं, लेकिन असल में सबको सिर्फ प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क से मतलब है। हमने कभी उनके सीक्रेट ग्राउंड से फायदा उठाना नहीं सोचा, लेकिन उनके दिमाग में बस लूट मार ही है। ये हद है। फिर वो थोड़ा रुक कर बोलता है, लेकिन तुमने कहा था इस बार लोग थोड़े अलग हैं। फेंग सिमिंग कहता है, हां, एब्सोल्यूट मॉनर्क सैंक्चुरी से स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू आ रहा है और वो अपने एक डिसाइपल को भी ला रहा है। कहते हैं उस डिसाइपल का टैलेंट इतना ज्यादा है कि सेक्रेट ग्राउंड्स के यंग जनरेशन में भी उस जैसा मुश्किल से मिलता है।
सुप्रीम ओशन पैलेस से जी केनरू आ रही है। फंग हेंगकोंग हिल सा जाता है। वो जोर से बोलता है, क्या? जी केनरू? ये क्यों आ रही है? उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट सी दिखती है। फंग सिमिंग कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर पिताजी चाहें तो आप ना मिलें, मैं ही उन्हें रिसीव कर लूंगा। माइटी हेवनली सोर्ड रीजन से रिंसिंग सोर्ड रीजन का 7th एल्डर लिंकुन आ रहा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे अजीब बात है, सन मून डिवाइन हॉल से खुद ये सिंघन आ रहा है। फंग हेंगकोंग भौहें चढ़ाकर कहता है, ये सिंघन हेवनली मॉनर्क, ये मेसी का बड़ा बेटा यंग हॉल मास्टर ये सिंघन, ये क्यों आ रहा है? फंग सिमिंग गुस्से में कहता है, यही वजह थी कि मैं तुरंत आपके पास आया। प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में 10,000 सालों से कुछ खास नहीं मिला, इसलिए सेक्रेड ग्राउंड्स का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम हो गया था। रीसेंट ईयर्स में वो अपने कोर लोग कभी नहीं भेजते। ऐसे में सन मून डिवाइन हॉल के लिए ये सिंघान को भेजना बिल्कुल भी समझ के बाहर है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो श्वेयर के लिए आ रहा है। फंग हेंगकोंग गुस्से में कहता है, क्या? तुमने क्या कहा? उसके गुस्से से फंग सिमिंग के दिल में थोड़ा डर उतर जाता है, लेकिन वो यही रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि फंग हेंगकोंग की कमजोरी केवल उसकी बेटी ही है। फंग सिमिंग कहता है, फादर, आपने सुना होगा 10 साल पहले ये सिंघन ने एक पुरानी ब्लैक आर्ट्स प्रैक्टिस कर ली थी, जो सन मून डिवाइन हॉल में भी खो गई थी। तब से उसकी स्ट्रेंथ बहुत तेज बढ़ी, लेकिन उस ब्लैक आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए उसे हाई ग्रेड फिजिक वाली औरतों की जरूरत होती है, और उसकी फितरत भी बहुत ही लस्टफुल है। हर औरत उसे चाहिए, ये बात पूरी दुनिया जानती है। 3 साल पहले जब श्वेयर थोड़ी देर के लिए इंपीरियल सिटी में सामने आई थी, तभी उसे दुनिया की नंबर 1 ब्यूटी का टाइटल मिल गया, और उसके पास डिवाइन सोल बॉडी भी है। यह सिंघान के दिल में उसे लेके लालच होना ही था। मुझे लगता है इस बार उसके आने का 99% चांस यही है कि वो श्वेयर के लिए ही आ रहा है। यह कहकर फंग सिमिंग के चेहरे पे नफरत और गुस्सा भर जाता है, जैसे उसका मन कर रहा हो कि अभी यह सिंघान को चूर चूर कर दे। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से श्वेयर निकलता है, उसकी आवाज नरम पड़ जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा प्यार चमक जाता, जिसे वो छुपा नहीं पाता। फंग हेंगकोंग दहाड़ कर चिल्लाता है, बास्टर्ड! उसका पूरा जिस्म गुस्से से कांपने लगता है। उसने तुरंत फंग सिमिंग की तरफ देखा और एक जोर का लात उसके पेट पर मारी। बैंग की आवाज के साथ फंग सिमिंग बिना तैयार हुए खून उड़ाकर पीछे दीवार से टकरा जाता है। वो पेट पकड़कर मुश्किल से उठता है और दर्द से कहता है, फादर! फंग हेंगकोंग उसकी तरफ उंगली दिखाकर गुस्से में चिल्लाता है, तू कचरा है, और तुझे अभी भी शर्म नहीं आई हमें फादर कहने की? श्वेयर तेरी अपनी बहन है और तू उसके लिए अपने दिल में गंदी सोच रखता है। हमने सोचा था कि 2 साल में तू अपने दिल से यह बुरा ख्याल निकाल देगा, लेकिन तू तो अभी भी वही का वही है। तूने हमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। फंग सिमिंग घुटनों के बल गिरकर कहता है, फादर, मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझे पता है यह सोच पाप है, माफ करने लायक नहीं है। मैं बहुत सालों से इसे दबाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन श्वेयर इतनी परफेक्ट है कि उसके चार्म को सिर्फ विल पावर से रोकना मुश्किल है। मैं सच में नहीं रोक पाता, और सिर्फ मैं ही नहीं, तीसरे भाई, चौथे भाई, 7वें भाई, और फंग हेंगकोंग गुस्से से दहाड़कर कहता है, चुप हो जा। उसका जिस्म इतना गुस्से से भर गया कि एक शॉक वेव जैसी हवा फैल गई। वो चिल्लाता है, श्वेयर हमारे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के लिए हेवन का सबसे बड़ा तोहफा है। वो हमारी 5000 साल की उम्मीद है सेक्रेड ग्राउंड्स के बराबर खड़े होने की। कोई उसे छू भी नहीं सकता। दुनिया में कोई भी आदमी श्वेयर के लायक नहीं है। ये सिंघन को भूल जा। अगर खुद हेवनली मॉनर्क ये मेसी भी आए तो भी उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए श्वेयर को हासिल करने की। और तुम, हमारे अपने बेटे, अपने गंदे ख्यालों को अपनी रूह के अंदर दबा कर रखो पूरी जिंदगी के लिए। अगर किसी ने भी सोच से ज्यादा एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की, चाहे वो हमारा अपना खून ही क्यों ना हो, हम उसे अपने हाथ से खुद तबाह कर देंगे। फंग सिमिंग घबराहट में कहता है, फादर, अपना गुस्सा शांत करिए। फादर, निश्चिंत रहिए। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैं श्वेयर का भाई हूं। मैं वादा करता हूं कि अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो श्वेयर को दुख दे। अगर कोई भी श्वेयर को सताने की कोशिश करेगा तो चाहे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, मैं उसे बिखरा दूंगा। तीसरे भाई और बाकी सब भी वैसे ही सोचते हैं। हम सब श्वेयर को दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मानते हैं, तो हम उसका नुकसान कैसे करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम खुद को ही कभी माफ नहीं कर पाएंगे। फंग हेंगकोंग अभी भी गुस्से में कहता है, अच्छा ही होगा अगर ऐसा हो। श्वेयर अभी फीनिक्स पर्चिंग वैली में ट्रेनिंग कर रही है। रैंकिंग टूर्नामेंट के दिन वो भी बैटलफील्ड देखने के लिए आएगी। आखिर उसके पैदा होने के बाद यह पहला 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट है। लेकिन उस वक्त तुम उसके पास से जितना दूर रह सको उतना बेहतर होगा।
अगर तुमने हिम्मत करके ज्वेर के 30 मीटर के अंदर भी कदम रखा तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। फंग शिमिंग सिर झुकाकर कहता है, जी मैं समझ गया। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पे उदासी छा जाती है। इसके बाद फंग हैंगकांग फंग शिमिंग को यहां से जाने के लिए कह देता है, इसलिए फंग शिमिंग धीरे धीरे उठता है और बहुत संभाल कर डिवाइन फिनिक्स मेन हॉल से बाहर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इसी वक्त 13 दिन के ट्रैवल के बाद युनचे के पैर डिवाइन फिनिक्स सिटी की जमीन पर पड़ते हैं। डिवाइन फिनिक्स सिटी का साइज ब्लू विंड इंपीरियल सिटी से 20 गुना ज्यादा था। फिर भी सिटी के बॉर्डर्स पर लोगों की भीड़ काफी हैरान करने वाली थी। हर तरफ प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स अलग अलग कपड़ों में घूम रहे थे। ज्यादातर ग्रुप्स में थे और हर एक के शरीर से बहुत ही डेंस प्रोफाउंड ऑरा निकल रहा था। यह भी साफ था कि बहुत सारे लोग यहां रैंकिंग टूर्नामेंट देखने के लिए पहले ही आ गए थे। टूर्नामेंट के शुरू के कुछ दिन और टूर्नामेंट से पहले के दिन यह भीड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी जैस्मिन की आवाज युनचे के मन में गूंजती है, ऊपर देख। युनचे तुरंत सिर ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखता है। डिवाइन फिनिक्स सिटी के आसमान में कभी कभी कश्ती जैसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बहुत तेज रफ्तार से उड़ते जा रहे थे। ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग साइज के थे, कुछ छोटे और कुछ बड़े। ब्लू विंड नेशन में युनचे ने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थी, सिर्फ सुनी थी। लेकिन एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में उसने इन्हें कई बार देखा था। ये थे प्रोफाउंड आर्क्स, एक बहुत ही लग्जूरियस फ्लाइंग टूल जो फ्लाइंग प्रोफाउंड बीस्ट से कहीं ज्यादा बेहतर था। लेकिन इसका प्राइस बहुत महंगा था। इसको चलाने के लिए प्रोफाउंड स्टोन्स और प्रोफाउंड क्रिस्टल्स चाहिए होते थे जो बहुत ही कॉस्टली होते थे। एक नॉर्मल साइज का प्रोफाउंड आर्क सिर्फ 2 घंटे चलाने के लिए जितने प्रोफाउंड स्टोन्स और क्रिस्टल्स लगते, उसकी कीमत एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। इसीलिए बहुत कम लोगों के पास प्रोफाउंड आर्क होता था। लेकिन डिवाइन फिनिक्स सिटी में आसमान ही प्रोफाउंड आर्क से भरा हुआ था। यह उनकी नेशनल पावर का सबूत था। और इन प्रोफाउंड आर्क्स के पार युनचे ने आसमान में एक बहुत बड़ा शैडो देखा, जैसे एक बड़ा काला बादल हवा में फ्लोट कर रहा हो। उसकी शेप और जो तरीका था जिससे वो आसमान में फ्लोट कर रहा था, वो एक अजीब से प्रोफाउंड आर्क की तरह लग रहा था। युनचे धीमी आवाज में कहता है, क्या यही वो लेजेंडरी प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क है? लेकिन यह भी लगता है कुछ गलत है। फादर ने कहा था कि प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क का साइज पूरे ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के बराबर है, लेकिन यहां से देखने पर तो वो उतना बड़ा नहीं लग रहा। क्या फादर ने बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा था? तभी जैस्मिन कोल्डली करते हुए बताती है, जरा भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा था, क्योंकि जिस हाइट पर वो प्रोफाउंड आर्क है वो ग्राउंड से पूरे 60,000 मीटर ऊपर है। युनचे हैरानी से जोर से सांस खींचता है और कहता है, क्या 60,000 मीटर? फिर वो जैस्मिन से पूछता है, जैस्मिन तुम्हें अंदाजा है कि ये प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क असल में है क्या? जैस्मिन सोच विचार में कहती है, यह शायद एक प्रोफाउंड आर्क ही है। मैंने इस साइज के काफी प्रोफाउंड आर्क्स देखे हैं, लेकिन जो एहसास ये प्रोफाउंड आर्क दे रहा है वो बहुत ही अजीब है। युनचे हैरानी से कहता है, अजीब? उसके दिल में एक झटका सा लगता है। ये इतना बड़ा प्रोफाउंड आर्क देखकर भी जैस्मिन कह रही है कि उसने ऐसे कई देखे हैं। उसकी आवाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए ये आम बात हो। तो फिर जैस्मिन की असल दुनिया कैसे टेरिफाइंग लेवल की होगी? जैस्मिन समझाती है कि प्रोफाउंड आर्क्स पिछले 100 मिलियन साल में बहुत इवॉल्व हो चुके हैं और अब वो परफेक्ट और यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्ट्स बन गए हैं, जैसे कि प्रोफाउंड स्टोन्स, प्रोफाउंड क्रिस्टल्स, डिवाइन स्टोन्स और डिवाइन क्रिस्टल्स की कंजम्पशन कम करने के लिए सभी आर्क्स का फ्रंट पार्ट शार्प और लॉन्ग होता है और पूरा बॉडी लाइन स्मूथ होता है। इससे फ्लाइट के दौरान रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन ये प्रोफाउंड आर्क बिल्कुल उल्टा डिजाइन अपनाया हुआ है और एंशिएंट एरा का प्रोडक्ट लगता है। सबसे अजीब बात तो यह है कि इतना बड़ा प्रोफाउंड आर्क हाई स्काइज में फ्लोट कर रहा है, लेकिन मुझे जरा भी एनर्जी का फ्लो फील नहीं हो रहा। यह तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। फिर जैस्मिन सीरियस होकर कहती है, अगर तुम डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के साथ अपनी दुश्मनी खत्म कर लो और 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में टॉप 3 में आ जाओ तो तुम्हें इस प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क पे चढ़ने का चांस मिलेगा। मैं सच में जानना चाहती हूं कि ये असल में है क्या। वैसे रैंकिंग टूर्नामेंट में अभी आधा महीना है, तुम इस टाइम में क्या करने वाले हो? युनचे कहता है, मैं 30% टाइम डिवाइन फिनिक्स सिटी को समझने में लगाऊंगा ताकि अगर मुझे कभी भागना पड़ा तो बिना रास्ते जाने भटक न जाऊं। बाकी 70% टाइम अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने में लगाऊंगा। पिछले कुछ महीनों से मैं फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स ट्रेन कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ की प्रोग्रेस पीछे रह गई है। 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के टॉप यंग एक्सपर्ट्स आएंगे। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट उसके सामने कुछ भी नहीं।
अभी मेरी स्ट्रेंथ ऐसी नहीं है कि मुझे टॉप 3 का कॉन्फिडेंस हो। अगले कुछ दिनों में मुझे स्पेशल मेथड से अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। युनचे अपने पास की चीजें गिनता है और कहता है, मेरे पास हार्ट ऑफ एन एम्परर प्रोफाउंड ड्रैगन, पैल्पस ऑफ एन एम्परर प्रोफाउंड ड्रैगन, डेविल्स फ्लेमिंग ब्लड क्रिस्टल, कॉन्गटोंग ग्रास और स्नो फ्लावर जेड लिक्विड हैं। अगर मुझे हेवनली ब्राह्मा जेड और फिनिक्स हेलियंथस भी मिल जाए तो मैं स्काई प्रोफाउंड यूनिवर्सल पिल रिफाइन कर सकता हूं। उससे मेरी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के 10वें लेवल तक बढ़ जाएगी। ये दोनों चीजें ब्लू विंड एम्पायर में नहीं मिलेंगी, लेकिन डिवाइन फिनिक्स सिटी में ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड का हेडक्वार्टर्स है। पैसे होने पर वहां से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। यह कहकर युनचे डिवाइन फिनिक्स सिटी का मैप निकालता है और तुरंत अपनी नजर एक ब्लैक क्रेसेंट मून वाले निशान पर गड़ा देता है। फिर सीधा उसी लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था और मर्चेंट वर्ल्ड का किंग माना जाता था। उसकी पोजीशन को कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। उसका हेडक्वार्टर्स नेचुरली बहुत ही ग्रैंड होना था और जब युनचे वहां पहुंचता है तो वो देखकर स्टन्ड हो जाता है। ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड का साइज छोटे शहर जैसा था और उसकी बिल्डिंग में 8 फ्लोर्स थे। हर फ्लोर की हाइट इतनी शॉकिंग थी कि साथ मिलकर वो बिल्डिंग सीधा आसमान छूने लगती थी। सबसे ऊपर एक जाइगेंटिक ब्लैक क्रेसेंट मून बादलों में चमक रहा था। डिवाइन फिनिक्स सिटी के किसी भी कोने से ऊपर देखने पर वो क्लियरली दिख जाता था। युनचे के सामने एक जगह पर लोगों की बहुत भीड़ थी। सबसे ज्यादा भीड़ एक क्रिस्टल स्टोन स्टेज के आसपास थी। उस स्टेज में कई बड़े क्रिस्टल पिलर्स खड़े थे और हर पिलर के आगे एक वर्टिकल प्रोफाउंड अरे घूम रहा था। ये प्रोफाउंड अरेज रेनबो कलर्ड लाइट से ग्लो कर रहे थे। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट के रंग बार बार रोटेट हो रहे थे। वहीं पास में ही खड़ा एक यंग मैन प्रैक्टिशनर हैरानी से बोलता, सब लोग उस क्रिस्टल स्टेज के आसपास क्यों खड़े हैं? अंदर क्यों नहीं जा रहे? वैसे दरवाजा कहाँ है? एंट्री कहाँ से है? उसका साथी बोलता है, जब मैं पहली बार आया था तब मुझे भी एंट्री की क्वालिफिकेशन नहीं मिली थी। बस देख लो और खुश रहो। अगर कुछ चाहिए तो ब्रांचेस या छोटे मर्चेंट गिल्ड्स में चले जाओ, और वैसे भी अंदर अगर तुम जा भी पाए तो उनके आइटम्स तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। यंग मैन जिद्दी होकर कहता है, पर क्यों? क्या वो अपने कस्टमर्स को भी अंदर आने से रोक देते हैं? और किस टाइप के लोग अंदर जा सकते हैं? उसका साथी अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए बोलता है, वो क्रिस्टल स्टेज देख रहे हो? उसके आसपास 36 प्रोफाउंड अरेज लगे हैं। यही ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड के एंट्रीज हैं। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो अपनी स्ट्रेंथ से प्रोफाउंड अरेज को अटैक करना होगा। अरेज तुम्हारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे और तुम्हारी स्ट्रेंथ के लेवल के हिसाब से एक ग्रेड दिया जाता है। वो ग्रेड सामने वाले क्रिस्टल पिलर पे लाइट के फॉर्म में दिख जाता है। अगर ग्रेड कम से कम ग्रीन कलर्ड हुआ तो तुम्हें अंदर एंट्री मिलती है, लेकिन बस पहले और दूसरे फ्लोर तक ही। अगर ग्रेड ब्लू कलर्ड हुआ तो तुम 3rd और 4th फ्लोर जा सकते हो। इंडिगो कलर्ड हुआ तो 5th और 6th फ्लोर, और अगर पर्पल कलर्ड ग्रेड मिला तो तुम 7th फ्लोर तक जा सकते हो। एक यंग मैन प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर गुस्से में बोलता है, फिर तो ये बहुत ही नाइंसाफी है। सिर्फ प्रोफाउंड स्ट्रेंथ के बेस पर डिसाइड करना कि कौन अंदर जा सकता है, तो हम जैसे यंग लोग तो बहुत पीछे रह जाएंगे। ये तो उन्हीं लोगों के साइड है जो 100 साल प्रोफाउंड प्रैक्टिस करते रहे हैं। उसका सीनियर ब्रदर सिर हिलाता है और कहता है, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। क्रिस्टल पिलर सिर्फ प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को नहीं बल्कि पोटेंशियल को भी जज करता है। जब कोई प्रोफाउंड अरे पे अटैक करता है तो वो तुम्हारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और साथ ही तुम्हारी बोन्स की एज भी मेजर करता है। उसके बाद प्रोफाउंड स्ट्रेंथ और बोन्स की एज का कॉम्बिनेशन देख के डिसाइड करता है। जैसे कि अगर तुम्हारी प्रोफाउंड एनर्जी अभी जैसे है और तुम सिर्फ 10 साल के होते तो तुम्हें जरूर क्वालिफिकेशन मिल जाता, लेकिन अगर कोई सुप्रीम थ्रोन हो और उसकी बोन्स की एज कई 100 साल हो गई हो तो शायद उसे ग्रीन कलर्ड ग्रेड भी ना मिले। यह सब सुनकर युनचे को समझ आ गया कि ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड में एंट्री कैसे होती है। उसने ऊपर बादलों के बीच चमक रही ब्लैक क्रेसेंट मून से अपनी नजर हटाई और क्रिस्टल स्टेज की तरफ चल पड़ा। स्टेज के आसपास भीड़ बहुत घनी थी। डिवाइन फिनिक्स सिटी में 6 नेशन से बहुत सारे प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स आए हुए थे और जो लोग यहां तक पहुंचे थे वो अपने अपने नेशन के बेस्ट या जीनियस ही थे। नेचुरली उन सबको ब्लैक मून हेडक्वार्टर्स अंदर देखने की बहुत बड़ी इच्छा थी। इनफैक्ट यहां आने की सबसे बड़ी वजह ही यह थी कि उन्हें ब्लैक मून हेडक्वार्टर्स के अंदर जाने का मौका मिल जाए। आगे के सारे 36 प्रोफाउंड अरेज पे लोग बैठे हुए थे। सबके चेहरे लाल हो रहे थे क्योंकि वो अपनी पूरी प्रोफाउंड एनर्जी इकट्ठी करके अरेज पे डाल रहे थे। लेकिन जितनी भी शक्ति लगाई जा रही थी प्रोफाउंड अरेज पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। इंपैक्ट का आवाज भी हल्का सा आता क्योंकि अरेज सारी एनर्जी तुरंत एब्जॉर्ब कर लेते थे। 2-3 दर्जन लोग एक साथ अटैक करते थे, फिर भी आसपास कोई इंटेंस सर्ज महसूस नहीं होती थी।
एक लगभग 20 साल का प्रैक्टिशनर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी इकट्ठी करता है। 10 सेकंड तक कंसंट्रेट करके वो जोर से चिल्लाता है और अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफाउंड स्किल हेवन अर्थ कोलैप्सिंग लाइटनिंग फिस्ट से प्रोफाउंड अरे पे अटैक करता है। उसका मुक्का अरे पे लगता है। अरे से हल्की सी वेव निकलती है। फिर सामने वाला क्रिस्टल चमकने लगता है। पहले लेवल का रेड कलर ग्लो करता है, फिर दूसरा ऑरेंज कलर भी जगमगाता है, तीसरे लेवल का येलो कलर भी थोड़ा सा ग्लो करता है, लेकिन वो अपना मैक्सिमम लाइट भी दिखाता उससे पहले ही रुक जाता है। उसके बाद सब कलर्स धीरे धीरे डार्क हो जाते हैं। जो प्रैक्टिशनर पहले कॉन्फिडेंट था उसका चेहरा तुरंत जम जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो चीख के बोलता है, नहीं, नहीं हो सकता। मैं तो ब्लैक फील्ड नेशन के रैंकिंग टूर्नामेंट में 37 रैंक पे हूं। रिवर नॉर्थ जनरेशन का नंबर 1 जीनियस हूं। इम्पॉसिबल, ये जरूर गलत है। गुस्से में वो अचानक जोर से चीखता है, अपना वेपन निकालता है और प्रोफाउंड एरे पे फ्यूरियसली स्मैश करता है। लेकिन जैसे ही वेपन एरे को छूती है, एरे से एक ठंडी रोशनी फ्लैश होती है और एक बहुत बड़ा फोर्स रिलीज होता है। प्रैक्टिशनर चीखता है और दूर तक उछल के गिर जाता है। जमीन पे गिरने के बाद बहुत देर तक खड़ा भी नहीं हो पाता, जिसे देखकर उसके साथी चिल्लाते हैं, उसे उठाते हैं। तभी एक बहुत एरोगेंट आवाज भीड़ के पीछे से आती है। वो आवाज बोलती है, हा 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 हा, छोटी और बेकार नेशंस के लोग ब्लैक मून हेडक्वार्टर्स में आने का सपना देखते हो और खुद को नंबर 1 जीनियस कहकर घूमते हो। हा हा हा, तुम जैसे सो कॉल्ड जीनियसेस हमारे डिवाइन फीनिक्स एम्पायर में एक कीड़े के बराबर भी नहीं। यह आवाज इतनी इंसल्टिंग थी कि 6 नेशन से आए सब लोग गुस्से से उस तरफ देखते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यह शब्द किसने बोले, उनका गुस्सा तुरंत दब जाता है और सब चुप हो जाते हैं। वो आदमी लाल रंग के फ्लेम लाइक कपड़े पहने हुए था। उसके कपड़े के छाती वाले हिस्से पर एक फिनिक्स का एम्बलम बना था जिसके पंख फैल रहे थे। सिर्फ कपड़े और एम्बलम देखकर ही सबको समझ आ गया कि वो डिवाइन फिनिक्स सेक्ट का डिसाइपल था। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो हम मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। Thank you.